हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम जो विक्टोरियन प्रोज राइटर्स थे उसको कंटिन्यू करते हुए मैथ्यू आर्नोल्ड, हेनरी न्यूमैन और वोल्टर पेटर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मैथ्यू आर्नोल्ड को डिस्कस करते हैं। इनका जो लाइफ स्पैन था वो था 1822 से लेके 1888 तक। और मैथ्यू आर्नोल्ड एक रिनाउंड पोइट भी थे। इसके अलावा साथ साथ में वो काफ़ी अच्छे प्रोज राइटर भी थे, रिनाउंड पोइट प्रोज राइटर भी थे। वो क्रिटिसिज्म ज़्यादा लिखते थे। लिटरेरी क्रिटिसिज्म, वो क्रिटिसिज्म दोनों टाइप्स के लिखते थे। तो लिटरेरी क्रिटिसिज्म भी लिखते थे, साथ साथ में जो सोसाइटी में जो भी चल रहा है उसका भी वो क्रिटिसिज्म लिखते थे। कार्ल और रस्किन की तरह वो बहुत ज़्यादा उच्च कोटि के क्रिटिक थे इस एज के। उनके अनुसार या उनके हिसाब से जो उस टाइम के जो विक्टोरियन एज में जो इंग्लिश मैन थे या फिर जो कॉमन पीपल थे, उनको अपने जो मॉरल्स में परफेक्शन लाने के लिए, मतलब मॉरल्स में परफेक्ट होने के लिए या हार्मनी लाने के लिए, संतुलन लाने के लिए अपने क्लासिकल जो क्वालिटीज़ हैं उनको अटेंड करना चाहिए या फिर उनको वापस फॉलो करना चाहिए। लिटरेचर में आर्नोल्ड ने बहुत ज़्यादा कोशिश की थी अपने जो क्लासिकल स्पिरिट है कंट्री में, क्लासिकल जो वर्क था या क्लासिकल स्पिरिट थी लिटरेचर की, उसको वापस इस्टेब्लिश करने के लिए, रीइस्टेब्लिश करने के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। और 1855 के बाद में उन्होंने लगातार कल्चर के जो उनका लेवल है कंट्री में, इनसे कल्चर लेवल को डेवलप करने की या फिर जो पुराना कल्चर था उसको वापस फॉलो करने की, या क्योंकि उस टाइम पे जो लोग थे उनका जो आर्नोल्ड के हिसाब से कल्चर काफ़ी लो हो गया था या फिर कल्चर काफ़ी डिक्लाइन हो चुका था। तो वो चाह रहे थे कि इंसान का मॉरली और कल्चरली वापस डेवलपमेंट हो। तो उस चीज़ के लिए वो काफ़ी इस चीज़ के 1855 के बाद वो लगातार लिख रहे थे। उन्होंने काफ़ी अपने सारे प्रोज वर्क्स लिखे थे उन्होंने ये डिक्लेयर किया था कि कल्चर आपको अगर अपनी लाइफ में परफेक्ट करेक्टर लाना है, यानी कि आप चाहते हो कि आपका जो करेक्टर है वो परफेक्ट हो, यानी कि आपका चरित्र एकदम परफेक्ट हो, तो उसके लिए आपके जो कल्चर है उसको ही आप फॉलो करोगे, क्योंकि वो ही स्वीटनेस है और लाइट है असेंशियल फॉर द परफेक्ट करेक्टर। तो उनकी जो वर्क है जैसे है ऑन ट्रांसलेटिंग होमो 1861, द स्टडी ऑफ सेल्टिक लिटरेचर 1867, essays in criticism which was published in 1865 and 1888, and culture and anarchy published in 1869। पोइट होने के साथ साथ पोइट थे वो, क्योंकि वो एक पोइट थे तो उन्हें लगता था कि पोइट्री जो है वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ, मतलब लाइफ को एनालाइज करती है, लाइफ के अच्छे बुरे हर एक चीज़ वो पोइट्री में प्रेजेंट किया जा सकता है। और वो इस बात पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस या जोर देते थे कि पोइट्री के थ्रू ही एक इंसान के कैरेक्टर को और उनके जो कंडक्ट है उसको गाइड किया जा सकता है और उसके कैरेक्टर का निर्माण किया जा सकता है, यानी चरित्र निर्माण पोइट्री के थ्रू भी हो सकता है, क्योंकि वो क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ है, यानी कि लाइफ को एनालाइज करती है वो। और उन्हें जो ही ऑलवेज अटैक द फिलिस्टीनीज, मतलब उनकी जो लाइफ जो मिडिल क्लास के जो लोग थे उस टाइम के, उनको ये फील होता था कि वो उनकी जो उनकी लाइफ है या फिर जिनका स्कोप है सोचने का वो ब्रॉड माइंडेड नहीं, वो नैरो माइंडेड थे, मतलब उनके जो विचार थे वो संकीर्ण सोच विचारधारा के लोग थे। क्योंकि वो जो रियल और प्योर इंटेलिजेंट है या रियल जो है उसके लिए वो इनडिफरेंट या फिर डिसइंटरेस्टेड थे, यानी कि उनको उन चीज़ों में जो मिडिल क्लास का आदमी था उसको उस चीज़ में इंटरेस्ट ही नहीं था कि रियल इंटेलिजेंट क्या है या प्योर इंटेलिजेंट क्या थे। तो उस चीज़ को लेकर वो काफ़ी अटैक करते थे या फिर काफ़ी कंडेम करते थे। अर्नोल्ड ने ऑलवेज अटैम्प्ट किया था टू एलिमिनेट द डॉगमेटिक एलिमेंट्स फ्रॉम क्रिश्चियनिटी। तो जो डॉगमेटिक यानी ऑर्थोडॉक्सी या फिर जो रूढ़िवादिता थी उस टाइम में क्रिश्चियनिटी में, in order to preserve its true spirit and bring it into the line with the discoveries of science and the progress of liberal thoughts। तो आर्नोल्ड ने ये भी मतलब काफ़ी अटैम्प्ट किया था कि जो क्रिश्चियनिटी में डॉगमेटिक एलिमेंट्स है, यानी कि ऐसे तत्व जो डॉगमेटिक है उनको हटाने की कोशिश किया था, इसलिए कि जो उसकी जो ट्रू स्पिरिट है, यानी कि उसकी जो सत्यता या फिर जो उसका सत्य है उस क्रिश्चियनिटी का, वो लोगों तक बाहर आ सके और वो इन लाइन, मतलब उसके जो साइंस में डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ साथ उसका भी प्रोग्रेस हो सके या फिर उसके साथ में वो चल सके। Unlike the teachings of Carlyle and Ruskin, which appealed to the masses,
Arnold's teaching appealed mainly to the educated classes. As a writer of prose, he is simply superb. जैसे कार्ल और रस्किन की जो राइटिंग थी वो हमेशा मासेस यानी कॉमन पीपल की को अपील करती थी या फिर उनके लिए वो लिखते थे और उनको वो मॉरल या जिस तरह से सपोर्ट करना चाहते थे या फिर वो उनको इनक्रेज करना चाहते थे। पर जो आर्नोल्ड की जो टीचिंग थी या जो जिस प्रोज राइटिंग जो लिखी थी उन्होंने वो हमेशा एजुकेटेड क्लासेस के लिए लिखी थी, मतलब ऐसे जो बुद्धिजीवियों के लिए लिखी थी। As his object was to bring home to his countrymen certain fundamental principles of cultured and intellectual life, he has the habit of repeating the same word and phrases with a sort of refrain effect. तो क्योंकि वो अपने जो कंट्री में नहीं या फिर अपनी जो उस टाइम की जो क्या बोलते हैं देशवासी है उनमें वो फंडामेंटल प्रिंसिपल यानी कल्चर के और इंटेलेक्चुअल लाइफ के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं उनको वो इस्टेब्लिश करना चाहते थे वापस, तो इसलिए वो एक ही बात को बार बार रिपीट किया करते थे। When Arnold returned from religion and politics to his natural sphere of literature, then the substance of his criticism is admirably sound and its expression always delightful and distinguished. आर्नोल्ड ने रिलीजन, पॉलिटिक्स और लिटरेचर तीनों पे लिखा था, काफ़ी ज़्यादा प्रोज राइटिंग की थी, पर जो उनकी लिटरेचर को जो राइटिंग थी प्रोज राइटिंग यानी क्रिटिसिज्म था लिटरेचर का वो बहुत ही साउंड था, तो उनमें वो ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल हुए थे, मतलब उनका प्रभाव पॉलिटिकल और जो उनकी रिलीजियस राइटिंग थी यानी धार्मिक और जो राजनीतिक विचारधारा या जो उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए उसकी बजाय जो लिटरेचर को लेकर उन्होंने एनालाइज किया था, लिटरेचर पे जो उन्होंने लिखी थी अपनी बुक्स या अपने प्रोज राइटिंग की थी वो बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। He may not be considered as one of the strongest writers of English prose, but he must always hold a high rank in it for grace, for elegance, and for an elaborate and calculated charm. ये मतलब ऐसा कह सकते हैं कि उनको जो ग्रेट राइटर्स थे, प्रोज राइटर्स थे विक्टोरियन एज में, उनमें काउंट नहीं किया जा सकता, बट फिर भी उनको हाई रैंक लिया जाता है क्योंकि जिस तरह से वो लिखते थे उनकी राइटिंग में ग्रेस था, एलिगेंस था, वो काफ़ी इलाबोरेट थी और उनमें जो चार्म था वो काफ़ी कैलकुलेटेड चार्म था उसमें। नेक्स्ट है जॉन हेनरी न्यूमैन, जिनका लाइफ स्पेन है 21 February 1801 to 11 August 1819। वो एक रोमन कैथोलिक थियोलॉजियन थे, फिलोसोफर थे और कार्डिनल थे, जो कि रोमन कैथोलिज्म एंग्लिसियन की जो वो पहले तो इसके जो चर्च ऑफ इंग्लैंड थे उसके फॉलोवर थे, बाद में उन्होंने अपने आप को रोमन कैथोलिक चर्च के अंडर में या फिर अपने आप को कन्वर्ट कर लिया यानी कि परिवर्तित कर लिया था। In early life, he was a major figure in Oxford movement to bring the Church of England back to its roots. और ऑक्सफोर्ड मूवमेंट हुआ था 1840s के ऑलमोस्ट, उसमें क्या जो मेन फिगर थे वो हेनरी न्यूमैन थे। जो ऑक्सफोर्ड मूवमेंट वो जो था उसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। उसमें जो उस टाइम पे जो चर्च ऑफ इंग्लैंड में जो भी डॉगमेटिज़म था या फिर जो भी उसके मतलब उस टाइम पे जो रिचुअल्स थे, जो रूल्स चल रहे थे, उनको ये फील होता था कि ये अपने जो मेन स्ट्रीम है क्रिश्चियनिटी से वो काफ़ी बहुत ज़्यादा दूर हो गए थे, तो वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में जो वापस स्ट्रीम में लाना चाहते थे, तो उसके लिए ऑक्सफोर्ड मूवमेंट चलाया गया था जिसमें वो चर्च ऑफ इंग्लैंड को उनकी रूट्स के पास यानी कि अपनी जड़ों के पास जो उनकी बुनियादी बातें थी, बुनियादी जो नियम थे, कायदे थे, उनके पास वो लाना चाहते थे। He led the Oxford movement in the Church of England and later became a Cardinal Dean इन द रोमन कैथोलिक चर्च। पहले तो उन्होंने ऑक्सफोर्ड मूवमेंट लीड की थी, उसके बाद में रोमन कैथोलिक चर्च वो कार्डिनल की पोस्ट में आ गए थे क्योंकि वो उन्होंने 1845 में कन्वर्ट हो गए थे रोमन कैथोलिक चर्च में। हिज एलोक्वेंट बुक्स नोटेबली Parochial and Plain Sermons 1834-42, Lectures on the Prophetical Office of the Church, which was published in 1837, and University Sermons, which was published in 1843, revived emphasis on the dogmatic authority of the Church and urged reforms of the Church of England after the patterns of the original Catholic or Universal Church of the first 5 centuries CE. By 1845, he came to view the Roman Catholic Church as the true modern development from the original body. तो ये जो ऊपर मैंने वर्क्स बताया अपनी जो बुक्स है उन्होंने इस चीज़ में एम्फोसाइज किया था कि जो चर्च में डॉगमेटिक अथॉरिटी चल रहा था चर्च ऑफ इंग्लैंड में, उसको रिफॉर्म करके जो रोमन कैथोलिक चर्च की जो मेन स्ट्रीम से वापस उसको जोड़ा जाए, यानी कि वो चर्च ऑफ इंग्लैंड में वापस रिफॉर्म लाना चाहते थे।
नेक्स्ट है जो इनके बाद में लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर्स भी थे जो कि 1870s 80s में, यानी लास्ट जो डिकेट्स थे 19th सेंचुरी के, उसमें जो राइटर्स आए थे वो फर्स्ट जनरेशन से काफ़ी अलग थे। जहाँ फर्स्ट जनरेशन यानी कि अर्ली जो 19th सेंचुरी के जो प्रोज राइटर्स थे वो सोशल इश्यूज़ पे, पॉलिटिकल इश्यूज़ पे, यानी उस टाइम की कंटेम्प्रेरी लाइफ में इंग्लैंड की जो सिचुएशन थी उसको चारों तरफ से इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल जो भी उनकी प्रॉब्लम्स थी या जैसे भी अप्स एंड डाउन्स आ रहे थे उनको वो अपने प्रोज में एनालाइज कर रहे थे या अपना इनपुट करके लोगों को बता रहे थे। पर जो ये लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर्स आए थे वो उन्होंने इन सब चीज़ों से वो इंडिफरेंस थे, मतलब उनको इन चीज़ों से मतलब नहीं था। उनका मानना था कि जो आर्ट होती है, आर्ट फॉर आर्ट से मतलब जो आर्ट है वो सिर्फ अपने आप को प्रस्तुत करनी चाहिए, उसको आर्ट को और सोशो पॉलिटिकल चीज़ों से डिफरेंस यानी कि अलग रखना चाहिए इस चीज़ को। तो they were rather indifferent to the theological, political and economic issues of their time. Unlike their predecessors, they made writing the sole business of their life. Arts for art's sake was their slogan. जैसे मैंने बताया था कि इन जो ये लेटर विक्टोरियन प्रोज राइटर्स आए थे इनको थियोलॉजी से यानी कि धर्म से, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज जो भी थे उस टाइम के उनसे कोई भी लेना देना नहीं था। उनका सिर्फ एक ही चीज़ मानना था कि जो राइटिंग है वो सिर्फ लाइफ के लिए होनी चाहिए, यानी कि आर्ट सिर्फ आर्ट के लिए ही होनी चाहिए, खुद आर्ट सिर्फ आर्ट को ही प्रेजेंट करे। The reach against appeal literature or the prose of purpose which debated current issues or preached moral or political philosophies। मतलब ये मानते थे कि जो जैसे अर्ली विक्टोरियन राइटर्स थे वो जो प्रोज लिखते थे उसमें एक पर्पस होता था, वो एक कुछ मॉरल या फिर कुछ मैसेज देना चाहते थे, कुछ फिलोसफी अपनी पॉलिटिकल फिलोसफी देते थे। पर इस टाइम के राइटर्स ने ऐसा करना बंद कर दिया था। देयर वॉज अ रिटर्न ऑफ नेचर इन इंग्लिश प्रोज ऑफ दिस एज, और वो नेचर यानी प्रकृति जो कि आर्ट्स की सबसे मदर मान सकते हैं उसके लिए रिटर्न ऑफ नेचर हो गया था इस टाइम में स्टार्ट। नेक्स्ट जो इस टाइम के जो मेन राइटर थे वो थे वोल्टर पेटर, जो 1839 से 1894 तक इनका लाइफ स्पैन था। वो इंग्लिश एसेइस्ट भी थे, लिटरेरी एंड आर्ट क्रिटिक भी थे, फिक्शन राइटर भी थे और वन ऑफ द ग्रेट स्टाइलिस्ट भी थे, मतलब उनको एक उस टाइम के ग्रेट स्टाइलिस्ट भी मानते थे। और वोल्टर पेटर जो एस्थेटिज्म आया था, मूवमेंट आया था, उसके मेन लीडर भी थे, जिसमें कि जो ब्यूटी होती है उसको मेन प्रायोरिटी दी जाती है। मतलब लिटरेचर ब्यूटी को डिफाइन करना चाहिए, आर्ट ब्यूटी को डिफाइन करे, ना कि कोई मॉरल या फिर सोशल मॉरल या फिर कुछ थियोलॉजिकल या फिलोसॉफिकल मैसेज दे, तो उस चीज़ के वो अगेंस्ट थे। He was the most significant prose writer of the later Victorian era. His important works are the Renaissance, imaginary portraits, और लेटर विक्टोरियन में जो एरा था उसमें सिग्निफिकेंट प्रोज राइटर ये थे, और उनके जो वर्क थे वो थे द रेनेसांस एंड द इमेजिनरी portraits. His work on Renaissance subjects were popular but controversial in his time. पर उनकी जो राइटिंग थी उस टाइम में काफ़ी controversial थी, क्योंकि वो लीक से हट के लिख रहे थे। मतलब जो उस टाइम के सेट नॉर्म्स थे, जैसे सोशो पॉलिटिकल लिखना चाहिए या फिर जो भी सेट नॉर्म्स थे उसके अगेंस्ट जाके वो लिख रहे थे, तो काफ़ी कंट्रोवर्शियल राइटिंग थी उनकी। Petor's early influence was confined to a small circle in Oxford, but he came to have a widespread effect on the next literary generation. तो उनका जो अर्ली इन्फ्लुएंस आया था वो काफ़ी स्मॉल सर्कल में आया था, पर बाद में जो उनकी लाइफ काफ़ी सालों के बाद में या थोड़े सालों के बाद में इनका जो एस्थेटिसिज्म यानी एस्थेटिक मूवमेंट आई थी, उसके जो राइटर्स थे उन पर काफ़ी वाइड स्प्रेड इनका इफेक्ट आया था, और काफ़ी राइटर्स ने इनको फॉलो किया था, जैसे कि ऑस्कर वाइल्ड, जॉर्ज मोरे, and the aesthetics of the 1890s were among his followers and show obvious and continual traces both of his style and of his ideas। और इन राइटर्स ने फिर उनकी जो स्टाइल और उनके जो आइडियाज़ थे उसको कॉपी किया था, और उनके मतलब उसी के हिसाब से उन्होंने लिखना स्टार्ट किया था। एक लास्ट राइटर है जिसको हम डिस्कस करेंगे, वो है R.L. Stevenson। Elements of imagination in later Victorian age are best exemplified in the essays of Stevenson। और विक्टोरियन एज में जो इमेजिनेशंस की इमेजिनेशन के जो एसेस लिखे गए थे वो सबसे अच्छी तरह से एग्जाम्पलीफाइड यानी बहुत अच्छी तरह से प्रेजेंट किए गए थे स्टीवेंसन्स के द्वारा। ये 3 लेक्चर्स में हमने जो विक्टोरियन एज के जो प्रोज राइटर्स थे उनको डिस्कस किया था, जिसमें कि जो प्री या फिर अर्ली जो राइटर्स थे उसमें हमने इंक्लूड किया था न्यूमैन को, कार्ली को, रस्किन को, मैथ्यू आर्नल्ड को। नेक्स्ट फिर जो लेटर विक्टोरियन पीरियड्स में उसमें सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्टर पेटर ही आते हैं। Thank you.